नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को 2019 में होने वाले आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार लोकसभा के चुनावों में उसने 335 से ज़्यादा सीटों पर लीड हासिल की थी। हालांकि 2012 के चुनावों में वो बहुत पीछे रह गई थी। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आगे केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता तय करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य सरकार बनाने को लेकर है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय को संभाल रहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी के संघर्ष में साथ दिया है। नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आजकल चुनाव सभाओं में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास का वनवास खत्म करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम है विकास का, जिसका वनवास खत्म करना है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जो करप्शन और कुशासन का कुनबा है, उस करप्शन कुशासन के कुनबे की जो जुगलबंदी है वो जुगाड़ की सरकार के लिए है। हम जो है वो जनादेश की सरकार के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज जो है वो उत्तर प्रदेश के लोग वनवास, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वनवास खत्म होना चाहिए, तो विकास के वनवास की बात करते हैं, विश्वास के वनवास की बात करते हैं, खत्म होना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि काम बोलता है। उन्होंने, अखिलेश सरकार ने का दावा है कि उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत उत्तर प्रदेश का विकास किया है और उन्हें इस बात का भरोसा भी है कि उनका जो काम है वो इन चुनावों में बोलेगा। देखिए, अगर बहुत काम बोलने वाला था तो कांग्रेस पार्टी जो कि एक बेनामी प्रॉपर्टी हो गई है, जिसने कि अपने दरवाजे पर टू लेट का बोर्ड लगा दिया है कि किराए पे खाली है, और उस बेनामी प्रॉपर्टी के किराएदार कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को बनने की ज़रूरत नहीं थी। इससे ही पता लगता है कि वो कितना उन्होंने काम किया है। आम तौर पर कहा जाता है कि विधानसभा चुनावों को और लोकसभा चुनावों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, आपकी पार्टी, वो 2014 के आम चुनावों का जो नतीजा है, यानी विधानसभा में जो लीड है 337 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, उसके हिसाब से चल रही है। लेकिन आपका खाता तो 2012 से चल रहा है और 2012 में तो आप बहुत पीछे हैं। हाँ, हम बहुत पीछे थे और हम बहुत पीछे थे। इसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश भी विकास के मामले में बहुत पीछे होता गया। देखिए, हम मानते हैं कि कोई भी चुनाव, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा लोकसभा के चुनाव में रखा था, विकास का मुद्दा रखा था, सुशासन का मुद्दा रखा था, देश के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा का मुद्दा रखा था, उसी मुद्दे को हम लेकर के उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है और हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक रूप से भी बहुत परिपक्व लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो जनादेश होगा वो विकास के लिए होगा और सुशासन के लिए होगा। लेकिन आपने कोई एजेंडा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दिया। आप जो लोकसभा का या केंद्र सरकार का या मोदी सरकार का जो एजेंडा है, उसी के बहाने से आप वहाँ चलना चाहते हैं। आप भी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव अलग तरीके से लड़े जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के विकास का जो एजेंडा है वो तो बीजेपी के पास नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए, पहली बात तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या हैं। आज मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है अराजकता का, आज मुद्दा है गुंडागर्दी का, आज मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आज मुद्दा है बेईमानी का, आज मुद्दा है कुशासन का। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे की, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो चाहे आज चुनाव हो, वो मुद्दे बदले नहीं उत्तर प्रदेश में, देश में बदल गया। अब दिल्ली में सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी हो गई, लूट लाबी में तालाबंदी हुई, तो उन लूट लाबी के लुटेरों ने और सत्ता की दलाली के जो दलाल थे, उन्होंने बसेरा कहाँ जमाया? उत्तर प्रदेश में आके जमाया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से नोटबंदी की। नोटबंदी को लेकर, डिमोनेटाइजेशन को लेकर कहा गया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जहाँ छोटा व्यापारी वर्ग है, उसको बड़ा नुकसान नोटबंदी से उठाना पड़ा है? नहीं, मैं नुकसान इसे नहीं कह सकता, तकलीफ हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये लड़ाई और बहुत बड़ा ये निर्णय है और किसी भी कोई सामान्य राजनेता या कोई सामान्य प्रधानमंत्री ये फैसले नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो ताल ठोक करके ये कह सके कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये वही कर सकता है एक चीज़। उससे जो है वो थोड़ी क्षणिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी ज़रूर हुई है,
लेकिन जो कुछ राजनीतिक दलों को दिक्कत हुई है, राजनीतिक दलों को दिक्कत नहीं हुई, दर्द हुआ है। और वो जो निशाना था वो बिल्कुल सही जगह जाके बैठा है। लेकिन राष्ट्रनीति की बात आप जब कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको आशंका तो लग रही है कि इसका राजनीतिक फायदा शायद नहीं हो पार्टी को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोग जो है वो, अब आप देखिए, लोग लाइनों में खड़े हुए ज़रूर थे, लेकिन लाइनों में खड़े होने के बाद भी एक ही बात कहते थे कि ये जो फैसला हुआ है ये ठीक हुआ है। इस फैसले से जो है वो हमारे आने वाले भविष्य और हमारे आने वाला जो मुस्तकबिल है वो खुशहाल होगा। सर, असली कहना तो आप जब नोट के बजाय वोट की लाइन में लग रहे हैं जो लोग, वो जो कहेंगे वो पता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा। और हमारा मानना है कि हम इसको हमने बहुत स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि राष्ट्रनीति का हिस्सा है। लेकिन आपने कहा कि जब नोटबंदी हुई तो भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का दावा रहा कि इससे टेररिज्म पर रोक लगेगी। नोटबंदी के 50 दिन के दौरान भी और उसके बाद भी हिंदुस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें तो कोई कमी नहीं आई है। नहीं, कमी आई है। देखिए, पहली बात ये कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि कश्मीर में कितने दिनों तक पत्थरबाजी, कश्मीर में कितने दिनों तक हमारे नौजवानों को गुमराह करने का काम जो आतंकवादी अलगाववादी हैं वो करते रहे। जिस दिन नोटबंदी हुई उसके दूसरे ही दिन जो है वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई। जो अलगाववादी थे उनकी दुकानों में भी ताले लगने लगे। यानी कि एक बात तो बहुत साफ हुई कि ये जो काले धन थे, काले धन का इस्तेमाल आतंकवादी भी कितनी मजबूती से कर रहे थे, उन पर जो है लगाम लगी। आतंकवाद की घटनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। आतंकवाद, जो भी आतंकवादी इस देश पर बुरी नज़र रखना चाहता था, उसका खात्मा हो रहा है और उसको किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। ये आतंकवादी भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि मोदी जी की सरकार उन आतंकवादियों को घर में घुस करके, उनके घर में घुस करके उनके खात्मे के संकल्प वाली सरकार है। प्रधानमंत्री जी का और इस केंद्र सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। क्या आपको लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास है? आप अल्पसंख्यक मंत्रालय को देख रहे हैं, मंत्रालय के सबसे साफ चेहरा है मुख्तार अब्बास नकवी। इसके अलावा तो पार्टी में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ लाखों अल्पसंख्यक लोग हैं जो काम करते हैं, अलग अलग ज़िलों में करते हैं, मंडलों में करते हैं, प्रदेशों में करते हैं। इसलिए ये कहना, भाई हर पार्टी में अगर आप कहेंगे कि साहब जो है वो कांग्रेस पार्टी है उसमें 2 ही लोग दिखाई पड़ते हैं, या फला पार्टी है उसमें, तो वो तो लीडरशिप जो है कहीं प्रदेश में होती है, ज़िले में होती है, केंद्र में होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सबका साथ सबके विकास की जब हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी आंखों में रोशनी, उसकी आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। सबसे ज़रूरी बात है राजनीतिक हिस्सेदारी। अंबेडकर जी ने भी जब संविधान बनाया और हमारे लोगों ने जब संविधान को रचना की तो सबसे बड़ी बात लोकतंत्र में समझ में आई कि राजनीतिक हिस्सेदारी जो है वो किसी भी समाज को ताकत देती है। आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो राजनीतिक दल है, एक बात समझना, राष्ट्रवादी दल तो है ही है, राजनीतिक दल भी है। कोई हम अभी धर्मशाला तो चला नहीं रहे हैं कि भैया आप हमें वोट नहीं देना, और इसलिए धर्म के ना, नहीं, बिल्कुल धर्म के आधार पे नहीं। हम तो धर्म के आधार पे कभी चलाते ही नहीं। हम तो जो है वो देश के जो राष्ट्र धर्म है उसके आधार पे चलाते हैं, राज धर्म है उसके आधार पे चलाते हैं। इसलिए जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हमें वोट देते हैं। लेकिन जितनी हमें और जगहों पे जाता है, क्योंकि दिक्कत क्या हुई कि पिछले 6-7 दशकों में अल्पसंख्यकों के दिमाग में बीजेपी को लेके एक जहर भरा गया। अब ये हो गया कि साहब वो वोट जिताने के लिए नहीं बल्कि वोट हराने के लिए देने लगे कि साहब ये पार्टी हार जाए, कोई और जीते, गड्ढे में चला जाए। तो अब मूड बदला है, माहौल बदला है। बीजेपी एक इस मुल्क की सच्चाई है, इसको भी लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया है और मेरिट डिमेरिट के आधार पर वोटिंग शुरू की है। जहाँ तक भागीदारी, सत्ता में भागीदारी अल्पसंख्यकों की बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में 20 से 25% माइनॉरिटी रहती है। बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे ज़िलों में तो 35 से 40% भी हैं। 104 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है, मतलब वो यदि चाहें तो किसी को जिताने हराने का फैसला कर सकते हो। उसमें 403 सीटों में आपने एक भी टिकट जो है माइनॉरिटी को नहीं दिया। आप चिंता मत करिए, सरकार बनने दीजिए,
ये जो आप बार बार इसकी कमी बता रहे हैं, उस कमी की भरपाई हम सूद ब्याज के साथ कर देंगे अल्पसंख्यकों को। बिल्कुल तो लगती है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सूद ब्याज के साथ इस कमी की भरपाई कर दी जाएगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने दीजिए। नहीं, किस तरह से? क्यों 403 टिकटों में एक भी टिकट आपने नहीं दिया? इसका मतलब है, मुझे इसको मतलब दूसरे तरीके से, इसका मतलब है कि पार्टी इलेक्शन को पोलराइज करना चाहती है, कि वो कह दे कि मुसलमानों की हमें परवाह नहीं है, उनका वोट नहीं मिलता तो हम उनको एक तरफ दीवार पर धकेल देंगे, बाकी सब लोग हमें वोट दें। बिल्कुल हम पोलराइज करना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस पूरे के पूरे इलेक्शन को का जो है वो पोलराइजेशन चाहते हैं, ध्रुवीकरण चाहते हैं। इसलिए और हम ध्रुवीकरण चाहते हैं विकास के नाम पे, ध्रुवीकरण चाहते हैं हम सुशासन के नाम पे, ध्रुवीकरण चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से अराजकता और गुंडा राज खत्म हो। मतलब आप कहें ना कहें, ये समझ में आती है तकलीफ कि नकवी साहब के लिए तो दोनों तरफ से गाली खाने का मौका है। जिस पार्टी में बैठे हैं वो मुसलमानों को गाली देती है, जिस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी को गाली देता है, और आपको दोनों तरफ से गाली खानी पड़ती है। देखिए, ये दोनों की नाराजगी आपको झेलनी देखिए, पड़ती ये है, एक आपकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो है ये संग आजमाई का, गाली गुप्त का, पत्थर मारने का, विरोध करने का तो ये दौर है, कोई भी कर सकता है। मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करूंगा, इस बात के लिए आपकी तारीफ करूंगा कि आपको दोनों तरफ की नाराजगी झेलनी पड़ती है और आप मुस्कुराते रहते हैं। नहीं, इसमें करें इस दौर को में भी जो है वो आपको चिरागों के जो है लौ बढ़ानी पड़ेगी। वाजपेयी सरकार 98 में बनी थी जब आप मंत्री थे, हैं? आज 2017 में हम 20 साल में तो कोई चपरासी भी है ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट। उस समय तो बहुत से मंत्री थे जो अभी मंत्री नहीं है, क्या करेंगे आप? वो तो अलग बात है। उस समय तो बहुत से मंत्री थे जो अभी मंत्री नहीं। मुझे लगता है पार्टी की मजबूरी है कि एक नीट एंड क्लीन चेहरा मुसलमानों में नकवी जी हैं, तो उनको थोड़ा सा शोकेस में रखना चाहिए सजाकर। चलिए हमारे काम को देखिए और हमारे काम से हमारा आकलन कीजिए। नकवी साहब का पॉलिटिकल करियर अयोध्या से शुरू हुआ, लोकसभा का चुनाव अयोध्या से लड़ा, और पार्टी का भी करियर जो है अयोध्या से शुरू हुआ। कम से कम उफान जो राजनीतिक उफान आया, लेकिन भूल गई है पार्टी। नहीं, मैं तो रामपुर से भी लड़ा था, रामपुर से जीता था। तो रामपुर हमने कहा था कि अगर राम राज लाना है तो रामपुर से बीजेपी को जिताना है, तो वो रामपुर से जीते थे और अटल जी की सरकार बनी थी। जो राजनीतिक हिस्सेदारी देने, वो शेयर क्यों नहीं दे रहे 25% लोगों को आप? वो मिलेगा ना। ये हुनर हाट मत दिखाइए ना, मिलेगा ये शेयर, पॉलिटिकल शेयर चाहिए 25%। वो मिलेगा, 25% मिले नहीं और ज़्यादा मिलेगा। अब हम परसेंटेज पे नहीं जाते, हम कहते हैं अगर उन्हें 100% ज़रूरत होगी तो 100% मिलेगा। अयोध्या का आप जिक्र कर रहे थे, रामराज आप ला रहे थे, राम मंदिर बनवा रहे थे, कुछ हुआ क्या? देखिए हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें बहुत स्पष्ट है कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दायरे में हम राम मंदिर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक चीज़, उसमें संविधान के दायरे में बातचीत का रास्ता भी है, कोर्ट का क्या निर्णय होता है उसका रास्ता भी है। तो जो भी बेहतर रास्ता होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, ये बीजेपी का संकल्प है, इसको कोई छिपा के नहीं बीजेपी कह रही है। जो और पार्टियां हैं वो इधर उधर की बातें करती हैं, बीजेपी तो स्पष्ट कह रही है। और इस बात को इस देश का मुसलमान भी जानता है कि भाई बीजेपी राम मंदिर के पक्ष में है। तो इसलिए हमारा, मुझे तो लगता है कि बेहतर ये होगा कि आपस की बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। नकवी साहब जब से पार्टी में जुड़े हैं, उस वक्त विचारधारा की पार्टी मानी जाती थी, और पार्टी ने परिवारवाद के खिलाफ, विचारधारा से जो दूसरे लोग थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब आज दोनों ही चीज़ें गायब हो गई हैं। इस चुनाव में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से जो भी जिस विचारधारा का था उन सबको इसमें शामिल कर लिया। देखिए भैया, हमें जो है वो हमारी विचारधारा हमारी पार्टी की है, वो कोई बाहर से आ जाएगा और हमारी विचारधारा को चोरी करके और डाका डाल के उसको लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और परिवार को लेकर, परिवार के अब इतने नाम है कि मैं नाम भी नहीं गिना सकता। परिवार में जहाँ तक सवाल है, देखिए परिवार में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोई भी परिवार का व्यक्ति स्काई लैब की तरह कूद करके जो है वो उससे टिकट नहीं पा गया है। अब राजनाथ जी का लड़का है, वो इतने वर्षों से काम कर रहा है पार्टी में, युवा मोर्चे में, ये पार्टी के अंदर, ये वो। उसके अलावा और भी जो लोग हैं वो वर्षों से काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। ये स्काई लैब नहीं है कि चाहे इस पार्टी में भी और उसके अलावा ज़मीन में भी, लोगों के बीच में, सोशल फील्ड में। तो इस मेरा ये मानना है, इससे आपको ये नहीं लगता कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका नंबर कटता है? असली बात तो ये है कि जो 30 साल से काम कर रहा है, 25 साल से काम कर रहा है, उसका नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। देखिए
आदर्श स्थिति तो यही है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो वर्षों से काम कर रहा है, उसको टिकट दिया जाए। लेकिन जब पार्टी आकलन करती है कि इस क्षेत्र में, इस जगह पर अमुक व्यक्ति ही जो है मजबूती के साथ लड़ सकेगा और वो अगर हमारी पार्टी की नीतियों के हिसाब से हमारे थोड़ा भी करीब दिखता है तो हम उस तरह का निर्णय करते हैं। अभी इस चुनाव में अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चेहरा नहीं है। चेहरे से आपको नहीं लगता कि वोटर को स्पष्ट होता है कि वो कहाँ जाना चाहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सी जगहों पे चुनाव लड़ी, कई राज्यों में जहाँ पे कोई चेहरा नहीं था। हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़े और सरकार बनाई हमने, तो वहाँ हमने चेहरा नहीं दिया था। हम हरियाणा में चुनाव लड़े, सरकार बनाई, हमने कोई चेहरा नहीं दिया था। हम झारखंड में लड़े और सरकार बनाई, हमने कोई चेहरा नहीं दिया था। तो इसलिए दिल्ली में दिया तो हार गए। हाँ, कई जगह दिया भी, हार गए, उससे क्या होता है? वही तो कह रहे हैं। अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं, तो हमने कई जगह नहीं दिया और जीते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हमारे पास चेहरा भी है, हमारे पास जो है वो नेतृत्व भी है उत्तर प्रदेश में, और एक बहुत अच्छा नेता और बहुत अच्छा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा, का मुखिया बनेगा। ये पार्टी को पूरी तरह से मालूम है। मतलब आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि पार्टी को डर लग रहा है कि कोई चेहरा दे दिया तो चुनाव ना हार जाए। नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं है। पार्टी अब सारी चीज़ों का निर्णय करने के बाद अमित शाह जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी और भी पार्टी की लीडरशिप बैठ के तय करती है कि भाई इस राज्य में चेहरा देना है कि नहीं देना है, इस राज्य में चेहरा अगर देना है तो वो कौन देना है, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। 2014 का जो अनुभव है, आपको नहीं लगता कि यदि मोदी के नाम का जो चेहरा आया था लीडरशिप में, उससे पूरी चुनावी हवा बदल गई थी? वही हवा का फ़ायदा आप 2017 के चुनावों में उठा सकते थे यूपी के लिए, क्योंकि यूपी बहुत मुश्किल स्टेट है आपके लिए। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी के अंदर नेतृत्व की जो क्षमता है, उसका तो मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और ना हम लोग करने की, क्योंकि वो तो मतलब उनको तो ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने एक अलग सी शक्ति दी है, और हम तो चाहते हैं कि वो शक्ति उनकी बरकरार और तेज़ी से मजबूत हो। आपको लगता है कि पार्टी जो हमेशा करती रही है, क्या विधानसभा में जो लीडर है यानी मुख्यमंत्री है वो विधायक होना चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं करती ऐसा। ये ज़रूरी नहीं होता कि साहब वो विधायक ही होगा। हाँ, विधायक भी हो सकता है, गैर विधायक भी हो सकता है। ये पार्टी तय करेगी, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो विधायक दल का नेता विधायक ही हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, मैं ऐसा कोई आदर्श स्थिति नहीं है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट तो है नहीं भैया। ये पार्टी का अपना निर्णय होता है कि पार्टी उत्तर प्रदेश उस प्रदेश के लिए बेहतर क्या मानती है, उस हिसाब से तय करती है। आपके पास एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है पार्लियामेंट को लेकर, लेकिन लग रहा था कि लोकसभा में जहां बहुत कमज़ोर विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आसानी से सदन को चलाएगी, लेकिन यहाँ तो आपके काबू में कुछ भी नहीं है। नहीं देखिए क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत एक पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री बहुत कठिन काम है, और संवाद के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से आपको पार्लियामेंट चलानी पड़ती है। आज के दौर में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष के साथी हैं, चुनाव में जो 2014 में चुनाव में जनादेश मिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, कई लोग उसको अभी भी हजम नहीं कर पा रहे हैं, कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर कोशिश करते हैं कि किस तरह से सरकार को फंसा के रखो, किस तरह से जो विधायी कार्य है, जो लेजिस्लेटिव वर्क है ना होने दो, किस तरह से संसद की कार्रवाई को बाधित करो। उसके बावजूद भी हम, लेकिन आप तो हमेशा कहते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख तो हमेशा से ये रहा है, मुझे याद है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। हम कहाँ भाग रहे हैं, हमारे ही ऊपर होती है भैया। देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सदन को ना चलाने के लिए जो है वो 2-4 ही लोग काफ़ी होते हैं जो सदन को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए इसको हम फेल नहीं मानते। फेल हम तब अपने को मानते कि हम अपना अहंकार दिखाते हैं। अगर कोई विपक्ष कहता है कि हम इस मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं, तो हम कहते हैं अभी फ़ौरन चर्चा कर लीजिए। अगर कोई विपक्ष कहता है कि हम इस मुद्दे पर जो है वो बहस चाहते हैं, हम कहते हैं कर लीजिए। तो हम जो विपक्ष कहता है हम तत्काल तैयार हो जाते हैं। तो संवाद नहीं है क्या दोनों के बीच में? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद नहीं है? डिमोनेटाइजेशन की बात देखिए आप, जैसे ही पिछला जो सत्र हुआ, जैसे ही जो है उन्होंने कहा कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, हमने कहा कर लीजिए।
राज्यसभा में 1 दिन चर्चा पूरी हुई, 1.5 दिन हुई, लोकसभा में नहीं हुई। उसके बाद कहा कि प्रधानमंत्री इस पर बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री तो बाद में बोलेंगे ना, पहले आप तो बोलिए। आप डोल नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोले, और जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आप बहिष्कार करके भाग जाएंगे। अभी जो आप मोदी जी की सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं और जिसकी भरोसे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इन चुनाव नतीजों को मोदी सरकार के लिए जनादेश मान सकते हैं? नहीं, ये जनादेश नहीं है। देखिए क्या है कि इस देश में तो हर साल जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे, पंचायत के चुनाव हो रहे होंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। तो अब हर चुनाव को आप जनादेश मान लेंगे कि लोकसभा केंद्र सरकार का है, हम ऐसा नहीं मानते। हाँ, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव चुनौती भी होती है और हर चुनाव का फैसला सबक भी होता है और संदेश भी होता है। 2019 के चुनाव के लिए इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हम मानते, क्योंकि अब हर चुनाव हम बराबर का मानते हैं। अब उत्तराखंड में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, गोवा में भी हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। आखिरी सवाल, लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार बन जाएगी? 100% बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम चाहेंगे कि आप एक नए मुख्यमंत्री चेहरे के साथ विकास के लिए जाएं। बीजेपी और उत्तर प्रदेश दोनों का वनवास जो है खत्म हो।